हेलो फ्रेंड्स, हम लोग व्यावसायिक अध्ययन में जो तीसरा चैप्टर था हमारा व्यावसायिक पर्यावरण, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, वो पढ़ रहे थे। तो इसी को आगे अपना चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। ये होता है आपका एल, ये हो जाता है आपका पी, और ये हो जाता है जी, और इससे बन जाता है आपका एलपीजी। ठीक है। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। इसकी कई बार बात किया गया। वैश्वीकरण के साथ साथ इसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं। क्या मतलब होता है, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल की, यानी कि निजीकरण की, सॉरी उदारीकरण की। अब उदारीकरण का मतलब क्या होता है, आप उदार हो गए हो, आपने जो भी प्रतिबंध लगा रखे थे उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, सॉरी, लिबरलाइजेशन में सबसे पहले है जो भारतीय व्यवसाय और उद्योग थे ना, इनके ऊपर जो अनावश्यक नियंत्रण कर रखा था। आपको याद होगा जो हमारी सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 की, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि नहीं, पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा, पब्लिक सेक्टर ही लीड करेगा। बहुत सारे सेक्टर्स में आपको लाइसेंस की आवश्यकता है, और अगर आपको एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है अपनी फैक्ट्री में, तो भी आपको लाइसेंस चाहिए। तो बहुत ज्यादा बांध करके रखा हुआ था। तो बोला गया कि आप लोग खुली हवा में सांस लो, है ना, वो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, उस टाइप का सीन कर दिया गया यहाँ पर। और इससे हुआ क्या कि लाइसेंस, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग क्या बोला करते थे इसको, लाइसेंस राज। ठीक है, लाइसेंस राज बहुत लोगों ने सुना होगा। लेकिन सिर्फ लाइसेंस की बात नहीं थी, लाइसेंस, परमिट और कोटा, समझ रहे हैं, तीनों चीजों का अंतर समझिए। लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि आप उसके बिना काम ही नहीं कर सकते हो, इलीगल है, कानूनी रूप से वो अवैध है। ठीक, समझ लीजिए ऐसे। दूसरी चीज क्या हो सकती है, कोटा। कोटा का मतलब क्या होता है कि आप बना तो सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना ही बनाओगे, नंबर फिक्स्ड है, आप विस्तार नहीं कर सकते। परमिट, आपको उससे ज्यादा अगर कुछ करना है तो आपको परमिट चाहिए होगा। तो इन सारी चीजों में क्या होता था कि एक तरह का पूरा जो उद्यमी होता था वो ये सारी चीजों में फंसा रहता था, वो व्यवसाय पर ध्यान नहीं देता था, और बहुत सारे लोगों को एंट्री अलाउड नहीं थी। तो इस तरह की चीजें हुआ करती थी। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई थी। दूसरा क्या हुआ इसमें जो दूसरी चीज आती है वो आती है, कुछ उद्योगों को छोड़कर लाइसेंस की आवश्यकता का समापन कर दिया गया। ये कब हुआ, 1991 में उदारीकरण कर दिया गया ना, कि आपको लाइसेंस चाहिए नहीं। नॉर्मली ऐसा हुआ था कि 6 सेक्टर्स हम लोगों ने छोड़े हुए थे, 6 सेक्टर्स थे, और इसी में कुल मिलाकर के कुछ जगह 17 लिखा रहता, कुछ जगह 18 लिखा रहता, इतनी इंडस्ट्रीज थी। ठीक, तो 6 सेक्टर्स थे, 6 ऐसे क्षेत्रक थे जिनको छोड़ दिया गया था। 17 और 18 उद्योग थे। क्षेत्रक में ज्यादा उद्योग आ जाते हैं, उनको छोड़ करके। वो कैसे उद्योग थे जिसमें कई बार हजार्डस केमिकल्स की जरूरत है, कुछ ऐसे जो हानिकारक केमिकल्स यूज करते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के सेक्टर्स हैं, वहां पर इनको ऐसा कर दिया गया कि वहां पर आपको लाइसेंस की आवश्यकता है, बाकी आप लोग क्या करो, काम करो। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज क्या की गई, जो व्यावसायिक कार्यों के पैमाने के संदर्भ में निर्णय लेने की बात है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब समझना, व्यावसायिक कार्यों के पैमाने, पैमाना समझते हैं, नापने का स्केल, है ना, कि आपको इतना काम करना है या आपको इतना काम करना है, इसमें आपको आजादी दे दी गई। पहले बोला जाता नहीं, आपको करना है तो आप इतना ही काम कर सकते हो। तो हुआ क्या कि जो व्यावसायिक कार्यों के पैमाने के संबंध में निर्णय लेने का जो थी वो स्वतंत्रता दे दी गई, कि आपको जो करना है करो। किस किस चीज में आपको विस्तार करना है तो आप बढ़ा भी सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो, लेकिन साथ में संकुचन की भी, आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो। कई जगह पर ऐसा होता था कि आप कम भी नहीं कर सकते हो, कुछ चीजों को एसेंशियल गुड माना जाता था। उसकी भी बहुत वाइड डेफिनेशन हुआ करते थे। एसेंशियल गुड्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बहुत आवश्यक है लोगों के जीवन जीने के लिए। तो ऐसी चीजों के केस में क्या करते थे कि हमने आपके ऊपर सख्ती का लगा रखी थी, हमने मतलब किसने, सरकार ने। फिर उसको रियायत दे दी गई क्योंकि उदारीकरण चल रहा था। फिर क्या हुआ, अगली चीज समझिए। अगले में आपका क्या जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटाया जाना। ठीक, ट्रांसफर किया जाता था बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को, उसमें भी प्रतिबंध लगा रहता था, तो उसको भी हटा दिया गया। ऐसे ही जो अगला पॉइंट था इसमें, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बोलते थे सरकार कि आप बना लो, लेकिन कितने पैसे में बेचोगे हम आपको बताएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता था कि जो प्रॉफिट मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर में काम लोग किस लिए करते हैं, मेनली इसलिए करते हैं कि हम काम करेंगे और हमें अपने काम से हम लोगों को जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है वो देंगे, और बदले में पैसे कमाएंगे, हमें प्रॉफिट होगा। तो ऐसे में अगर आप उनको ऐसे दाम पर ही नहीं बेच पा रहे हो जिस पर आपको लग रहा है कि इस दाम पर हम बेच सकते हैं क्योंकि मार्केट रेडी है, मार्केट की हम नीड पूरी कर रहे हैं, तो यहां से भी क्या हो जाता है, एक तरह का उद्यमी को एक तरह का बंधन है। तो इससे भी छूट दे दी गई थी कि आप लोग काफी चीजों का मूल्य खुद से निर्धारित कर सकते हो, है ना। काफी लगभग सारी चीजें छोड़ दी गई थी। बहुत ही एसेंशियल चीजें हैं, जैसे कभी कभी होता है कि खाने पीने की कुछ चीजों की कमी हो जाती है देश में, तो उनकी बहुत ज्यादा महंगाई होने लग जाती है और कई लोग उसका जमाखोरी करने लग जाते हैं। तो फिर वैसे केसेस में सरकार अभी भी आगे आती है, लेकिन आमतौर पर मार्केट ही डिसाइड करता है। लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि मैं ये चीज इतने में बेचूंगा, लोगों को नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदेंगे, है ना। तो ये चीज हो गई, पहले सरकार वही काम कर रही थी। ऐसे ही कर की दरों में कटौती की गई। ये आप देखोगे ना तो आपको कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि हो ही नहीं सकता है,
खासतौर से पर्सनल इनकम टैक्स में तो 80% के ऊपर की भी कुछ स्लैब्स आ जाती थी। तो बहुत सारा इसका रेशनलाइजेशन किया गया जिसका बहुत बेनिफिट हुआ। इनकम टैक्स तो फिर भी व्यक्तिगत लोगों पर लग रहा होता है, कॉर्पोरेट टैक्स में भी हम लोगों ने टैक्सेस को नीचे लाना स्टार्ट किया, करों में कटौती की। तो इन सबसे क्या हुआ, यही सारी चीजें उदारीकरण, आप देख रहे हो ना, जो बंधन थे वो छोड़े गए, कितनी सारी चीजों में छोड़ा गया। ऐसे क्या हुआ, आयात और निर्यात अगर आपको करना है तो वो प्रक्रिया हमने आसान बनाने की कोशिश की। और कई बार ऐसा होता था कि विदेशी पूंजी को तो हमने बहुत सारे सेक्टर्स में अलाउ ही नहीं कर रखा था कि आप लेकर के आ ही नहीं सकते हो। यहां तक कि किसी फॉरेन कंपनी के साथ आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कोई फॉरेन कंपनी के साथ आप कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हो, मान लीजिए कोई ऐसी तकनीक है जो किसी विदेशी कंपनी को तो पता है, आपको नहीं पता, आपकी कंपनी को नहीं पता, और आप तो भारतीय कंपनी है, तो वहां पर भी परमिशन लेनी पड़ जाती थी। तो यहां पर भी क्या हुआ, विदेशी पूंजी और विदेशी प्रौद्योगिकी, इनको आकर्षित करने के लिए जो और ज्यादा सरल बनाया गया कि आप इन सारी चीजों को भी अच्छे से आकर्षित कर पाओ, जिससे कि हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी भी आए और तेजी से विकास हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद से जो अगला पॉइंट आ जाता है, हम लोगों ने निजीकरण की बात आप करेंगे, अभी तक हम लोगों ने बात की थी उदारीकरण की, तो ये आ जाता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। तो पी की बात कर लेते हैं। निजीकरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में यह माना गया कि निजी क्षेत्र भी अहम भूमिका निभा सकता है। देखो, देश की आजादी के समय पर निजी क्षेत्र बहुत उतना मजबूत था नहीं, लेकिन देश की आजादी को 30-40 साल हो चुके थे, 40 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। उस समय पर ऐसा माना गया कि अब निजी क्षेत्र काफी मजबूत भी हो गया है, और साथ में निजी क्षेत्र को अगर आप खुला छोड़ो, एकदम खुला छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो निजी क्षेत्र ज्यादा अच्छे से कर सकता है, क्योंकि सरकारी सेटअप में बहुत सारी चीजें, बहुत डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी हुई थी कि किस किस तरह की जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उसमें गवर्नमेंट कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो है सरकारी विभागों में, उसमें किस तरह की समस्या होती है। इस वजह से निजी क्षेत्र को आप आजादी दो थोड़ी सी, है ना। ये सारी चीजें हम लोग कक्षा 11 में पढ़ी हुई है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, साथ में जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो पब्लिक कंपनी, जो सरकार, जिसमें सरकार की ज्यादा हिस्सेदारी है, उनकी भूमिका को कम करो। तो दो चीजें हैं, निजी क्षेत्र को बढ़ाओ, बढ़ोतरी, और सरकारी क्षेत्र को कम करो। यही होता है आपका प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, हुआ क्या, ये क्यों महत्वपूर्ण है, देश की आजादी के बाद से आप देखोगे ना, तो सारे जो भी प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग्स रही हैं, और साथ में इसी के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसमें था कि हर जगह पर, लगभग सारे महत्वपूर्ण जगह पर सार्वजनिक क्षेत्र को आगे रखा हुआ था। ठीक है, पहले तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही रिजर्व्ड है, आरक्षित है, प्राइवेट सेक्टर वहां पे काम ही नहीं कर सकता। दूसरा क्या किया था, दूसरा ऐसा था कि बहुत सारी जगह पर सार्वजनिक क्षेत्र लीड करेगा, निजी क्षेत्र जो है वो पीछे की भूमिका में होगा, समर्थन की भूमिका में होगा, सपोर्ट करने की भूमिका में होगा, लीड नहीं करेगा। नई फैक्ट्री लगानी होगी तो भी सार्वजनिक क्षेत्र लगाएगा। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे, बहुत सारे फील्ड्स ऐसे थे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी, और कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर निजी क्षेत्र काम कर सकता है, लेकिन वहां पर लाइसेंस देना, और उसमें भी आपको कैपेसिटी बढ़ानी है तो फिर आपको परमिट चाहिए। तो बहुत बांध करके रखा हुआ था, है ना। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया, सबसे पहले तो इन दोनों चीजों को समझा गया, और ये जो हमारी आजादी से उस समय तक की पूरी पॉलिसी चली आ रही थी, उसको एकदम उलट दिया गया। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, इसी के अंतर्गत एक बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। समझिएगा, इसका महत्व समझिएगा। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज थी, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग ऐसे थे जिनकी स्थिति बड़ी खराब चल रही थी, बहुत दिन से चल नहीं, लेकिन सरकारी कंपनी है, काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनको लग रहा है सरकारी है, बंद तो होगी नहीं। क्यों, क्योंकि सरकारी ही ऐसी चीज होती है कि आप घाटे पे घाटा करते जाओ फिर भी आप चलते रहोगे। क्यों, क्योंकि आपको सरकार से पैसे मिल जाएंगे। प्राइवेट तो चल ही नहीं सकता है, अगर भाई निजी काम कोई कर रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, कितने दिन नुकसान सहेगा, है ना। तो यहां पर क्या किया गया कि आप जो भी सरकारी कंपनियां लॉस में चल रही हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लॉस में है, उनको हम लोग एक बोर्ड बनाया गया था, उसको हम लोग बोलते हैं BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, या तो उनको रिवाइव करेंगे या फिर हम उनको बंद करा देंगे। इनके पास भेजा जाता था कि आप इन सारी चीजों को देखो, आपको सही लग रहा है तो चलाएंगे, नहीं सही लग रहा है तो इसको बंद कर देंगे। तो इसमें हुआ क्या, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए योजनाबद्ध तरह से विनिवेश की नीति भी लेकर के आए। विनिवेश समझते हैं, निवेश का उल्टा, देखो ये है निवेश, निवेश में आपने लगा दिया वी तो हो गया एकदम उल्टा। निवेश मतलब क्या हुआ, आपने इन्वेस्ट किया, आपने पैसे लगाए। विनिवेश मतलब जहां पर आपके पैसे लगे हुए थे आपने वहां से निकाल लिए। तो सरकार ने बहुत सारी कंपनियों से, जो सरकारी कंपनियां थी और साथ में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, कॉर्पोरेट एंटिटीज थी, उन सारे से अपने पैसा निकालना स्टार्ट किया योजनाबद्ध तरीके से, है ना। और साथ में जो घाटे में चल रही थी उनके लिए ये बात आ गई कि जो घाटे में चल रहा है ना, उन सारी, तथा बीमार जो बहुत बुरी तरह से चल रही हैं, घाटे में नहीं है लेकिन नाम मात्र का प्रॉफिट कमा पा रही हैं, कभी कमा रही हैं कभी नहीं कमा रही हैं, इस तरह की इकाइयों को जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड, इसी का यही हिंदी में नाम है, ठीक है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड के पास भेजा गया कि आप देखो, आप इनके ऊपर निर्णय लो। किस चीज का निर्णय, कि इनको चलाते रहें
या फिर बंद कर दें, और चलाते भी रहें तो कैसे, काया पलट करो। अगर कोई लगातार नुकसान कर रहा है तो हम ऐसे नहीं चलाएंगे, या तो हम उसको सुधार देंगे या फिर हम उसको बंद कर देंगे, इस तरह का निर्णय लो। तो इस तरह का निर्णय कौन लेगा, BIFR, है ना। तो ये भी बनाया गया था। ऐसे ही क्या हुआ, निजीकरण के अंतर्गत ही डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया कि पैसे निकाल लो आप जहां पर लगे हुए उसी को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है ना, उनमें सरकार की हिस्सेदारी को कम करना, सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच दे, ठीक। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। अब सरकार की हिस्सेदारी अगर 51% से ज्यादा है, देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है, जो कंपनीज एक्ट भी है वो भी ये बोलता है कि किसी भी कंपनी में अगर किसी भी इंसान की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा है तो उसके पास मिल्कियत होती है, क्योंकि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो जाता है। और अगर सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा है तो सरकारी उसका क्या करेगी, स्वामित्व भी सरकार का ही माना जाएगा, प्रबंधन भी सरकार के पास होगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रबंधन है और स्वामित्व है वो सरकार के पास ना रहे, तो वो कब नहीं रहेगा, जब आप 51% से भी कम शेयर होल्डिंग रखोगे तो आपको अपनी शेयर होल्डिंग बेचनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, आप डिसइन्वेस्टमेंट करोगे, और ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, जो स्वामित्व है और प्रबंधन है वो निजी क्षेत्र के पास चला जाएगा, है ना। और जो प्रबंधन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं किस क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तो निजी क्षेत्र के पास प्रबंधन आ गया। तो ऐसा भी करने का सोचा गया। और इसी के साथ क्या क्या हुआ, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, पूरी दुनिया ही हमारा घर है, हमारा परिवार है। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट होना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। देखो ऐसे लोग समझते नहीं है, यूरोप है, भाषा के आधार पर पूरा डिवाइडेड है ना, जर्मन बोलने वाले जर्मनी है, फ्रेंच बोलने वाले फ्रांस बन गया, स्पेनिश बोलते हैं वो स्पेन बन गया, इटालियन बोलने वाले इटली हो गए। तो ऐसे अलग अलग भाषाओं के हिसाब से राष्ट्रीयता है। लेकिन उन लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम लोग बहुत सारी चीजों में सामान का मूवमेंट फ्री कर दें, है ना, अगर हम यहां से वहां जाने के लिए वीजा सारे लोगों को ना देना पड़े, यूरोपियन यूनियन वीजा देने लगे, तो उसके बहुत सारे फायदे महसूस किए गए। और इस वजह से उन लोगों ने क्या बनाया, यूरोपियन यूनियन। क्या बनाया, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर हम लोग पूरे विश्व का परिवार मान लें, सारे लोग ही मानने लग जाएं, आपस में सेना की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। सेना क्यों है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से लड़ने का खतरा है, जो एक रियल खतरा है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होने चाहिए, लेकिन आप एक बार ऐसे बैठ के सोचिए कि अगर हमने बॉर्डर्स खत्म कर दिए, वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में हम लोगों को इस तरह की सेनाओं को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, और साथ में जो जो काम अच्छा कर पा रहा है उसको वो काम करने दो, आपस में व्यापार को बढ़ा लो, तो सारे लोगों का फायदा है, ठीक है। हर बार व्यापार करने से फायदा होता है। देखिए आप व्यापार क्यों करते हैं, आप कॉपी खरीदने गए 10 रुपए की या 20 रुपए की कॉपी खरीदी, आपने 20 रुपए दिए, दुकानदार ने आपसे 20 रुपए क्यों लिया, क्योंकि दुकानदार को 20 रुपए ज्यादा प्यारे हैं, उतनी प्यारी कॉपी नहीं है। आपको कॉपी ज्यादा प्यारी है, 20 रुपए उतने प्यारे नहीं है। तो आपका भी फायदा हुआ, दुकानदार का भी फायदा हुआ। तो ट्रेड ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दोनों का फायदा हो रहा होता है ना, तभी लोग ट्रेड करते हैं। या तो ऐसा नहीं कि कनपटी पे गन रख करके आपसे कुछ ट्रेडिंग कराई जा रही है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो ऐसी वजह से वैश्वीकरण का भी हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, और इस वजह से हम लोग दिशा में आगे जा रहे हैं। और क्या है वैश्वीकरण, कि विश्व के सारे ही देश, अगर अर्थशास्त्र में लोग बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना, लोग इस तरह से काम करने लगे, खुल जाएं, बॉर्डर्स खुल जाएं, हर बात पे कस्टम ड्यूटी कम हो जाए, बहुत सारे इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस खत्म करा दो, तो क्या हो जाएगा, फ्री फ्लो होगा, जो काम जैसा अच्छा कर पा रहा होगा उससे फायदा होगा, तो पूरे देश की प्रगति होगी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, यह कैसे महत्वपूर्ण है, 1991 तक देखोगे यार आप, तो आयात की मात्रा, ठीक, आयात मतलब जो आया, इंपोर्ट किया, उसकी मात्रा यानी कि कितना, और राशि यानी कि कितने पैसे का आप खरीद सकते हो, दोनों के ही सख्त नियमन था कि आप इतना ही कर सकते हो। यहां पर भी दो तरह की चीजें आती थी, एक होता था टैरिफ, ठीक है, कि आपने उसके ऊपर कर लगा दिया, एक तरह का कर है, चुंगी बोल दो, और दूसरा होता था कोटा, ठीक है, कि आपने कोटा कितना रखा, है ना। तो ये दोनों ही चीजें ऐसी हुआ करती थी जिसके सहारे हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट्स को कंट्रोल रखते थे। और एक और समस्या भी थी कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व उतना नहीं रहता था, कि हम अगर इंपोर्ट्स लोग बहुत ज्यादा करने लग जाएंगे तो समस्याएं आ जाएंगी, जो हमारे यहाँ 1980 के दशक में हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं। आयात प्रतिस्थापन, ये हमारी पुरानी ही पॉलिसी चल रही थी कि हम लोग किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना रहे, खासतौर से हैवी इंडस्ट्रीज में हमें दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। हमारा मान लीजिए किसी से युद्ध हो गया, और उस टाइम पर दुनिया थी दो तरह के ग्रुप्स में बटी हुई थी, एक अमेरिका के साथ चलता था, एक रशिया के साथ चलता था, और भारत था गुट निरपेक्ष में। तो हमें उसकी वजह से कोई समस्या ना है, इसलिए हमने आत्मनिर्भरता पर बहुत दम लगाया स्टार्टिंग में।
और बोला कि बहुत सारी चीजें जो वास्तव में हम खुद से बना सकते हैं, हमें किसी बाहर देश को उसमें अलाउ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम ब्लेड खुद से बना सकते हैं, तो हम किसी भी फॉरेन ब्लेड बनाने वाली कंपनी को इंडिया में अलाउ नहीं करेंगे। अब तो ऐसा चलता है, जिलेट है, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो बेचती हैं, लेकिन उस टाइम पर क्या था, क्योंकि हम खुद बना सकते हैं तो हम बनाएंगे, है ना। लेकिन उसमें कई बार नुकसान देखा गया। सुनने में अच्छा लगता है, क्यों नुकसान हुआ मैं आपको कभी अलग से पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स में। तो आप समझ लीजिए, पहले जो हमारी पॉलिसी थी उसका हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर एकदम से पलट दिया, ठीक है, कि अब हम लोग कहीं से विश्व से अलग थलग ना पड़े रहें, ऐसा। फिर क्या हुआ, इसी में अगला जो पॉइंट आता है, 1991 के बाद जो बदलाव लाया गया वो क्या लाया गया, आयात का उदारीकरण, ठीक है। कर ढांचे को युक्ति संगत रेशनलाइज किया गया, युक्ति संगत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइज किया गया, ठीक है, बनाकर निर्यात में भी वृद्धि करने की कोशिश की गई। निर्यात मतलब जो आपने यहां से बाहर भेजा, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हुआ क्या, आयात में भी उदारीकरण, आपको जो मंगाना है आप मंगा सकते हो बहुत सारी चीजें, और आप निर्यात में भी वृद्धि कर सकते हो। एक्सपोर्ट में पहले क्या करते थे हम लोग, बाहर से कुछ आता है तो कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, यहां से बाहर जब सामान बेचते हैं तो उसके ऊपर अलग तरह की ड्यूटीज होती हैं, कर लगे होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स पर भी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी रहती है। तो इनकम टैक्स में सर्विस भी, इनकम टैक्स बोल रहा हूँ, रेवेन्यू सर्विस हुआ करती थी, कस्टम एंड एक्साइज, अभी को उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बना दिया है, ठीक। एक तरह से कस्टम्स हालांकि अभी भी अलग है जीएसटी से अगर आप देखोगे, लेकिन उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लोग काउंट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो ऑलरेडी है ही वो। तो हुआ क्या था, इस पे भी बदलाव किया गया। ऐसे ही अगला जो पॉइंट आया हमारा, विदेशी विनिमय, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज था ना, उसमें भी हमने सुधार करने की आवश्यकता की। उसमें क्या सुधार किया था हमने, इंडियन करेंसी को डीवैल्यू कर दिया था, डिप्रिशिएट किया था। डिवैल्यूएशन डिप्रिशिएशन में थोड़ा अंतर है इकोनॉमिक्स में, वो भी आपको एक आम बिजनेस स्टडीज के विद्यार्थी के रूप में जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बट डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन दोनों में अंतर होता है। तो हम लोगों ने डिप्रिशिएट किया था उस टाइम पर अपनी करेंसी को, है ना, जबरदस्ती हम लोगों ने उसको पहले ऊपर बना रखा था, लेकिन फिर हमने करीब 18 से 19% का एक ही झटके में 3 दिन के अंदर, 1 जुलाई से लेकर के 3 जुलाई के बीच में कम कर दिया था, ठीक है, वैल्यू कम कर दी थी, समझ रहे हैं आप। तो इससे क्या हो जाता है, ये इसलिए किया गया था जिससे कि हम लोग विश्व के स्तर पर एक दूसरे से अलग थलग ना पड़ जाएं, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ वैश्वीकरण में, यदि कोई व्यावसायिक इकाई दूर स्थित भौगोलिक कोई बाजार में, यहां से आप इंडिया में बैठे हुए आप अमेरिका में किसी बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो, आप पढ़ा सकते हो। क्यों पढ़ा सकते हो, वैश्वीकरण हो गया ना, वहां पर टीचर नहीं है, या टीचर वहां पर बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है, या वो उतना कुशल टीचर नहीं है, तो इंडिया का एक टीचर वहां के बच्चे को पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा पा रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण हो गया। और ये संभव क्यों पाया, ये संभव हो पाया क्योंकि प्रौद्योगिकी ने बहुत ज्यादा ये सारी चीजों को अलाउ किया है, टेक्नोलॉजी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, और साथ में सरकार की नीतियां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रही हैं। सरकार की उदारवादी व्यापार संबंधी नीतियों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्यों, अगर मान लीजिए सरकार बोल दे कि आप पढ़ा नहीं सकते हो, नहीं आपको इंडिया में ही बच्चों को पढ़ाना है, आप किसी भी तरह से इंटरनेट यूज करके अमेरिकी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हो, तुम नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन उसका फायदा किसको है, सरकार को भी है, क्योंकि जब भारत का एक टीचर अमेरिका के बच्चे को पढ़ा रहा है, वहां से पैसे लेकर के आ रहा है, तो पूरे देश की बाहर से आय बढ़ी, है ना। यहां तो क्या हो रहा है, एक टीचर पढ़ा रहा है तो दूसरे टीचर की सैलरी भी एक तरह से ले सकता है, आपस में कंपटीशन चल रहा है। यहां पर आपने बाहर से मार्केट से आपको पैसा मिला तो पूरे देश की आमदनी बढ़ी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसी में 1991 में आर्थिक संकट से देश को उबारने के लिए कुछ स्पेशल महत्वपूर्ण त्वरित कदम उठाए गए थे, जिसकी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। और यही टॉपिक कंटिन्यू करेगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बाकी इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बात करते रहेंगे। हाँ। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।